नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। दशहरे पर हर वर्ष होने वाली एक सभा पर देश में बहुत से लोगों की नजर रहती है। यह सभा होती है नागपुर में। यह है संघ की दशहरा रैली, आरएसएस का वो उत्सव जब संघ प्रमुख इसमें व्याख्यान देते हैं। जो होता तो स्वयंसेवकों के लिए है, लेकिन माना बीजेपी की सरकार के लिए भी जाता है। ऐसे में क्या विचारों के साथ नीतियों के एक ही रास्ते पर बीजेपी और संघ हैं, जो पहले के मुकाबले और मजबूत और साफ है। जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। खोए हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सीधा करते हैं उनके दुकान बंद हो जाएंगे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोहम। देश में अराजकता उत्पन्न हो ऐसा प्रयास करना, ये भी प्रयास चल रहे हैं। नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है। वो कैसे रोकी जाए, कैसा हो पता नहीं। प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता। मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। अपने राजनीतिक उल्लुओं को सीधा करने के लिए ऐसे छल कपट चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 प्रमुख उत्सवों में से एक दशहरा के मौके पर नागपुर से संघ प्रमुख का भाषण संघ कार्यकर्ताओं के लिए सालाना लक्ष्य का दस्तावेज होता है और बीजेपी सरकार के लिए रोड मैप माना जाता है। समाज को ठीक दिशा में चलाने के प्रयास करने चाहिए। सब ऐसा नहीं करते। विशेषकर इसके व्यवस्था को चलाने का भारत की जो दायित्वधारी लोग हैं, राज्यों में है, केंद्र में है, सब लोग हैं। शासन के, समाज के, दोनों के प्रयास चल रहे हैं और बढ़ने चाहिए, उसमें गति आनी चाहिए। विजयादशमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस होता है। संघ प्रमुख की तरफ से शस्त्र पूजन की पुरानी परंपरा है। नमस्ते नमस्ते। इसी कार्यक्रम के अंत में संघ प्रमुख संगठन की देश समाज के प्रति नीतियों और विचारों पर चर्चा करते हैं। संघ को बेहद करीब से जानने वाले मानते हैं कि संघ प्रमुख के दशहरा संबोधन में वही बातें प्रमुखता से उठाई जाती हैं, जिनकी वो अपने स्वयंसेवकों, समाज और खासकर सरकार से अपेक्षा रखते हैं। कहा जाता है कि संकेतों में एक रास्ता संघ दिखाता है, जिस पर सरकार के आगे बढ़ने की उम्मीद की जाती है। हमेशा विपक्षी ये कहते आए कि बीजेपी सरकार का कंट्रोल नागपुर यानी संघ मुख्यालय से होता रहा। संघ इन दावों को खारिज करके खुद के सांस्कृतिक संगठन होने की बात कहता आया। ये भी पहले देखने की कोशिश बहुत करीब से की गई कि बीजेपी सरकारों और उस दौरान संघ से रिश्तों में तालमेल कैसा रहा। आज के वक्त में देखें तो एक तरफ केंद्र में संघ से ही आगे बढ़कर बीजेपी संगठन और संगठन से सत्ता के उच्च केंद्र तक पहुंचे नरेंद्र मोदी हैं। दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत, और दोनों के विचार एक दिशा में आगे बढ़ते दिखते हैं। एक उदाहरण देखिए। भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है। ये हो ना पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारत की है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की, व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है। हम देखते हैं कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना है। कहा जाता है कि संघ के सांस्कृतिक मकसदों को पूरा करने का जिम्मा सरकार उठाती है
और बीजेपी के लिए जमीन पर संगठन बनकर मदद संघ करता है। 1925 में बना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ से आगे बढ़कर 1980 में बनी बीजेपी, दोनों अभी सबसे मजबूत स्थिति में हैं। क्या इसका कारण विरोधियों के प्रति संघ और सरकार दोनों का एक मत होकर एक साथ आगे बढ़ना है? एक भारत का ही राज्य है, दूसरा भी भारत का ही राज्य है, उसकी पुलिस आपस में युद्ध करती है, गोलियों से लोग मारे जाते हैं। हम एक देश के वासी हैं कि क्या है? अपनी राजनीतिक स्पर्धा के चलते और सरकारों का विरोध खड़ा होता है, पार्टियों का है, चलता है। व्यवस्थाएं हमने फेडरल बनाई है, लोग फेडरल नहीं है। अपने राजनीतिक उल्लुओं को सीधा करने के लिए ऐसे छल कपट चलते हैं, उसमें समाज के मन का क्या होता है, समाज में जो भेद है उनको मिटाया जाता है कि उनको और चौड़ा किया जाता है। आज देशवासियों को भारत के राष्ट्रवाद पर चौतरफा हो रहे हमले से आगाह करना जरूरी है। भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, न स्वार्थी है और ना ही आक्रामक है। ये सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। 2009 से मोहन भागवत संघ प्रमुख का दायित्व निभा रहे हैं। नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर हैं। 2014 से ही दावा है कि जो मुद्दे संघ की तरफ से उठाए जाते हैं, आगे सरकार उन मसलों पर दृढ़ता से बढ़ती है या चर्चा करती है। एक और उदाहरण से इस बात को समझते हैं। जिस शत्रुता और अलगाव के कारण विभाजन हुआ, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। उसकी पुनरावृत्ति टालने के लिए और खोई हुई हमारी अखंडता और एकात्मता को वापस लाने के लिए उस इतिहास को सबने जानना चाहिए, विशेषकर नई पीढ़ी ने जानना चाहिए, क्योंकि अब जो पीढ़ी है वो उसके बाद उसने जन्म लिया है, उसको जानना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो। बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। देश में 14 अगस्त को अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाना शुरू हो चुका है। अब दशहरा रैली पर 3 ऐसे बिंदु संघ प्रमुख ने नागपुर से उठाए, जिनमें से कुछ पर सरकार आगे बढ़ चुकी है, कुछ पर आगे बढ़े ऐसा संघ चाहता है। देश में अराजकता उत्पन्न हो ऐसा प्रयास करना, ये भी प्रयास चल रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कैसे कैसे चित्र आते हैं, क्या क्या आता है। अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देख ही रहे, और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं। और OTT प्लेटफॉर्म पर क्या दिखाना, इसका भी कोई नियंत्रण नहीं। नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है, वो कैसे रोकी जाए, कैसा हो पता नहीं। उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखिरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तर है, सब में भयंकर व्यसन। बिटकॉइन जैसी करेंसी है, किस राष्ट्र का, किस नियम का उस पर नियंत्रण है मुझे नहीं पता। एक स्पर्धा खड़ी हो रही है। इन सब बातों को नियंत्रित करना, समाज के हित में चलाना, ड्रग्स जैसे व्यसनों का पूर्ण निराश हो इसका प्रयास करना, यह शासन को करना चाहिए, करना पड़ेगा। कहते हैं जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और संघ प्रमुख के सुदर्शन, तब सरकार और संघ के बीच उतना गहरा सामंजस्य नहीं दिखता था जितना अब प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद और भागवत के संघ प्रमुख रहने पर आता है। इसीलिए संभव है कि जो विषय इस दशहरा पर नागपुर से उठाए गए, आगे सरकार उसी दिशा में कदम उठाती नजर आए। आज तक ब्यूरो। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जनसंख्या नियंत्रण की जागरूकता को लाने का उल्लेख किया था। संघ पहले से जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ
आबादी के असंतुलन का मुद्दा उठाता आया है। आज भी दशहरे के दिन संघ के पुराने प्रस्ताव का उल्लेख करके समाज और सरकार दोनों से आबादी असंतुलन के मुद्दे पर नीति बनाने की मांग नागपुर से आई। लेकिन क्या सरकार अब संघ के साथ आबादी नियंत्रण नीति के एक ही रास्ते पर आगे बढ़ेगी? विकासशील देश में कहीं भी जनसंख्या की अधिकता संसाधनों पर हर नागरिक को उसका समान अधिकार देने में बाधा बनती है। इस बात से कोई इनकार नहीं करता। संघ बढ़ी जनसंख्या से ज्यादा कुछ खास इलाके में आबादी के असंतुलन के कारण जनसंख्या नीति की मांग करता है। जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है। आरएसएस की दलील है कि असमान प्रजनन दर के कारण सीमा से सटे इलाकों में आबादी का संतुलन बढ़ता है। 1951 से 2011 के बीच मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8% से बढ़कर 14.23% होने की बात संघ कहता है। संघ का कहना है कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में धर्म के आधार पर जनसंख्या का असंतुलन गंभीर हुआ है। इसीलिए एक जनसंख्या नीति जरूरी है जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू हो। देश में उपलब्ध संसाधनों, भविष्य की आवश्यकताओं एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश की जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण कर उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाए। सवाल उठता है कि क्या सरकार फिलहाल ऐसे किसी भी रास्ते पर बढ़ने की तैयारी में है? तो जवाब आता है नहीं, क्योंकि संसद के हाल में हुए मानसून सत्र में लोकसभा के भीतर होशंगाबाद से बीजेपी सांसद उदय प्रताप सिंह ने ही जब स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने वाली कोई नीति लाने का विचार कर रही है, क्या 2 बच्चों की नीति लाने का कोई प्रस्ताव है या नहीं, जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं। इतिहास है कभी। तो क्या अब आरएसएस की तरफ से फिर अपनी पुरानी मांग को पूरा करने की आवाज उठाई जाती है तो सरकार कोई कदम उठा सकती है? 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। आबादी नियंत्रण की एक नीति जरूरी है, लेकिन लोकसभा में सरकार की मंत्री ही अभी नीति कोई न लाने की 4 वजहें गिनाते हुए कहती हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक वांछित प्रजनन दर घटकर 1.8 हो गई है, यानी महिलाएं औसत अब 2 बच्चों से कम को ही जन्म देना चाहती हैं। दूसरी वजह केंद्र सरकार बताती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो भारत को परिवार नियोजन में किसी तरह का दबाव बनाने से रोकता है। तीसरी वजह के तौर पर सरकार दुनिया भर के अनुभवों के आधार पर कहती है कि अगर जबरदस्ती आबादी कंट्रोल कराने की कोशिश की जाती है तो लिंग के आधार पर गर्भपात, लड़कियों का त्याग, भ्रूण हत्या जैसी बेहद शर्मनाक चीजें समाज में बढ़ने लगती हैं। चौथी वजह में सरकार केंद्र की संसद ने खुद कहती है कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने बिना किसी सख्त कानून प्रावधान प्रजनन दर कम की है। कौन है मोहन भागवत? एक गैर पंजीकृत सांस्कृतिक संगठन के स्वयंभू अध्यक्ष। उनको हम क्यों सुने? कोई भी क्यों सुने? अगर इनको किसी भी विषय में चिंता है, जाकर प्रधानमंत्री से अकेले में बात करें। ये राष्ट्र को संबोधित करने वाले कौन आ गए? भागवत जी देश के सामने सच्चाई क्यों नहीं रखते हैं? ये आरएसएस का जो मंत्र है ना कि सच्चाई को छिपाकर आप अपनी ही थ्योरी को लागू करना चाहते हैं, ये टारगेट करना चाहते हैं, ये जबरदस्ती करना चाहते हैं और ये हिंदुस्तान को बांटना चाहते हर मुद्दे पर। तो आगे क्या होगा? संघ की तरफ से 2015 में ही अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में आबादी पर समान नीति लागू करने वाला प्रस्ताव पारित हुआ था। सवाल है कि अब सरकार संघ की दिखाई दिशा पर चलते हुए नीति बनाएगी या फिर जागरूकता से ही
आबादी के असंतुलन को संतुलित करना चाहेगी, जैसा दूसरे कई राज्य कर भी रहे हैं। आज तक ब्यूरो। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आतंकवाद का खात्मा करने की भी बात कही और उनकी इस सलाह के पीछे अफगानिस्तान में बदलती हुई परिस्थितियां हैं, जिसके कारण से पाकिस्तानी आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और बर्फबारी से पहले भारत की सीमा में उस एक रास्ते से घुसना ये आतंकवादी चाहते हैं जिसका सवाल वो पहले किया करते थे। इन्हीं आतंकवादियों के विरुद्ध मेंढर में ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव जब देश मना रहा, जब देश के जवान आतंक के रावण का दहन करने में कश्मीर में जुटे हैं, जब सारा देश प्रभु राम के हाथों रावण की संहार का त्योहार मना रहा है, तब हमारे जवान पिछले 5 दिनों से एक ही जगह आतंक के रावण के विनाश में अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का मेंढर सब डिवीजन, जहां पिछले 5 दिन में 7 जवान शहीद हो चुके हैं। सवाल है कि डेरा की गली क्षेत्र में ऐसा क्या है कि लगातार हमारे जवानों को यहाँ पर शहादत देनी पड़ रही है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये पहाड़ देखिए। इन्हीं पहाड़ों के आसपास के जंगल में आतंकवादियों ने अपना नया ठिकाना बनाया है, जहाँ छिपकर वो लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। गुरुवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और एक जवान शहीद हुए। मेंढर सब डिवीजन के भाटा धुरिया गाँव में सर्च ऑपरेशन के दौरान सैन्य दस्ते पर आतंकियों ने फायरिंग की। पिछले 5 दिन में 7 जवान देश के लिए प्राण गंवा चुके हैं। इस मुठभेड़ में जो 5 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, 7 जवान मारे गए हैं और अभी भी उन घुसपैठियों का सुराग सुरक्षा बलों और सेना को नहीं मिल पा रहा है, जो इस इलाके में घने जंगलों के बीच छुपे हुए हैं। दरअसल मेंढर का इलाका पुंछ और राजौरी के बीच पड़ता है। एलओसी का इलाका यहाँ से बेहद करीब है, इसीलिए आतंकवादी यहाँ घुसपैठ करने के इरादे से जंगलों में छिपे हैं। उनका मंसूबा श्रीनगर जाने का है, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर लिया। मेंढर और राजौरी के बीच जंगलों में ये ग्रुप छुपा हुआ है। सेना ने महातलाशी अभियान आज फिर तेज कर दिया है इन घुसपैठियों को मार गिराने के लिए। कश्मीर में आम नागरिकों को चुनकर निशाना बनाने वाले आतंकवाद पर दशहरे के दिन ही नागपुर से संघ प्रमुख भागवत ने आतंकवादियों का बंदोबस्त करने की बात कही। आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। कश्मीर में इन आतंकियों ने करीब 1.5 दशक बाद छिपने के लिए इस इलाके को चुना है। डेरा की गली का जंगल भिम्बर गली बालाकोट से शुरू होता है और पीर पंजाल के पहाड़ों के साथ कश्मीर में शोपियां तक फैला है। ये इलाका राजौरी और पुंछ जिलों से भी सटा है। सर्दी में बर्फबारी के दौरान इस इलाके में आवाजाही नहीं होती, इसीलिए पाकिस्तानी आतंकवादी राजौरी पुंछ होते हुए घाटी तक पहुंचने की चाल चल रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने इन्हें चारों तरफ से घेर कर इनकी साजिश को नाकाम कर दिया है। आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियान का आज 5वां दिन है। राजौरी और पुंछ जिले के पहाड़ी और जंगल के क्षेत्र में सुरक्षा बल जो है गहन छानबीन कर रहे हैं, तलाशी अभियान कर रहे हैं और आतंकवादियों की जो है तलाश अभी भी जारी है। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि 3 से 5 आतंकवादी जो है वो जंगल के इलाके में छिपे हुए हो सकते हैं। डेरा की गली में सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। अभियान में ड्रोन, हेलीकॉप्टर और पैरा कमांडो भी उतारे गए। इस दौरान कई बार आतंकियों से सामना भी हुआ, लेकिन घने जंगल की आड़ में आतंकवादी अपनी लोकेशन बदलने में कामयाब हो जाते हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ पानी, श्रीनगर आज तक। आज दशहरे का त्यौहार है, लेकिन आज त्यौहार के बीच देश में 2 तस्वीरें हमारा देश देखकर दंग रह गया। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के जशपुर से आई, जहां एक धार्मिक जुलूस में लोगों को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि धार्मिक जुलूस में इतनी तेज रफ्तार गाड़ी को आने से रोकने वाला कोई नहीं था। पुलिस गायब थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि गांजा भरी एक कार ने बेकसूरों को कुचल दिया।
एक खौफनाक वीडियो जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक खौफनाक हादसा जिसे देखकर आप कांप जाएंगे। सारा देश जब दशहरे के पर्व का आनंद ले रहा था, जब रावण दहन की तैयारियां आखिरी दौर में थी, तभी छत्तीसगढ़ में ये खौफनाक हादसा देखकर देश दंग रह गया। भारत में सबसे ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। ये वीडियो आज आपको एक बार फिर याद दिलाएगा कि देश में आतंकवाद से ज्यादा तेज रफ्तार गाड़ियां हमारे लोगों को मारती है। ये खौफनाक हादसा छत्तीसगढ़ के जशपुर का है, जहां पर एक धार्मिक जुलूस में हादसा हुआ। पहला वीडियो 25 सेकंड का है। जशपुर के पत्थर गांव में सैकड़ों लोग दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे, तभी जुलूस में शामिल लोगों को कुचलते हुए एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और सबको रौंदते हुए चली गई। इस वीडियो में आप गाड़ी को शुरुआत में ही देख सकते हैं, जिससे लोगों को फुटबॉल की तरह उछालने में महज 5 सेकंड लगे। बताया जाता है कि गाड़ी ने 16 लोगों को कुचला, जिसमें कई लोग तो अचानक गाड़ी से रौंदे जाने के बाद उठ भी नहीं पाए। ये देखिए, इस दर्दनाक हादसे का अब एक और वीडियो देखिए, जो सिर्फ 15 सेकंड का है, लेकिन इसमें हादसा काफी साफ साफ दिखाई देता है। वीडियो की शुरुआत में इस धार्मिक जुलूस में लोग शांति से जा रहे हैं। कई लोग अपने बच्चों को भी साथ ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। तभी अचानक ये तेज रफ्तार गाड़ी आती दिखती है और लोगों को कुचलते हुए किसी रॉकेट की तरह निकल जाती है। आगे के वीडियो में सड़क पर लाशें बिछ जाती हैं। लोग ड्राइवर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ आगे चला जाता है। बताया जाता है कि दुर्गा विसर्जन के जुलूस में तेज रफ्तार गाड़ी ने 16 लोगों को कुचला, जिसमें गौरव अग्रवाल नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में गांव वालों की मदद से गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लिया गया। नाराज लोगों ने इस स्कॉर्पियो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। जाइलो कार से घटना हुई है, वो गांजा की तस्करी कर रहे थे, ऐसा जानकारी में आया, और वो गांजा लेकर के जा रहे थे। और यहाँ पर जो पुलिस बल लगा था पीछे, किसी ने हाथ दिया है, उसके बाद वो गाड़ी रुकी है और गाड़ी तेजी से भगा करके वो बहुत ही अमानवीय तरीके से ले जा करके उसने घटना को अंजाम दिया है। दोनों ही गांजा तस्करों को पकड़ा गया है। अभी पुलिस अभिरक्षा में है। यद्यपि उग्र भीड़ होने के कारण जो जाइलो गाड़ी है उसको भी भीड़ ने आग लगा दी थी। जिस तेज रफ्तार जाइलो ने भीड़ को कुचला है, उसके भीतर गांजा भरा हुआ था। छत्तीसगढ़ का जशपुर वो इलाका है जो कि उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर से बेहद नजदीक है, और इसीलिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी होती है। पहले भी कई बार पुलिस ने न केवल यहाँ पर बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी को असफल किया है, बल्कि कई गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसके बावजूद दशहरे पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जिसमें एक बार फिर से गांजा तस्करों पर ही आरोप लगा है। माना जाता है कि ओडिशा से गांजा तस्करी के जरिए जशपुर पहुंचता है और फिर वहां से स्मगलर मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में जाकर इसे बेचते हैं। जिस तरह से गाड़ी में गांजे के पैकेट मिले हैं, उसने छत्तीसगढ़ में हो रहे इस अवैध कारोबार के खतरे को एक बार फिर सबके सामने ला दिया है। इस हादसे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। खतरनाक घटना है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उत्तम है, लेकिन सरकार की ओर से जहां अपराधियों को पकड़ लिया गया है, दूसरा जो वहाँ तैनात एएसआई है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी, कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक वहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं और स्थिति नियंत्रण है। मुख्यमंत्री भले ही कार्रवाई की बात करें, लेकिन सवाल उठता है कि धार्मिक कार्यक्रम के रास्ते में अचानक स्कॉर्पियो कहां से आ गई। आमतौर पर इस तरह के धार्मिक जुलूस के साथ पुलिस भी चलती है, लेकिन वीडियो में एक भी पुलिस वाला दिखाई नहीं देता। बीजेपी इस हादसे को राज्य में बढ़ती अराजकता बताती है। पूरे के पूरे घटना को यदि देखा जाए तो कोई भी पुलिस का कर्मी वहाँ नहीं दिखता, जबकि वहाँ रूट डाइवर्ट किया जाना चाहिए। ये सीधा सीधा लापरवाही है
और इस प्रकार असामाजिक तत्वों का हौसला छत्तीसगढ़ में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि असामाजिक तत्व किस हौसले के साथ भीड़ को कुचल सकते हैं, इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस पूरी घटना में मुख्यमंत्री को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पहले से ही धार्मिक तनाव है। इसके बावजूद जशपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था ना के बराबर थी। इस खौफनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है और इसका दोषी लोगों को गाड़ी से कुचलने वाले ड्राइवर से ज्यादा वहाँ का प्रशासन है, जिसकी लापरवाही ने कई परिवारों का दशहरा हमेशा हमेशा के लिए काला कर दिया। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। दशहरे पर दूसरी तस्वीर दिल्ली से आई, जिसके सिंगू बॉर्डर पर एक व्यक्ति की बर्बरता से हत्या कर दी गई। हरियाणा के सोनीपत जिले के कुंडली में किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास इस व्यक्ति का शव बैरिकेड से बंधा मिला। ये शख्स कौन था, किसने इतनी बेदर्दी से इसकी हत्या की, किस कसूर में से मारकर लटका दिया गया, इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारी इस रिपोर्ट में। बेरहमी से पीटा, फिर हाथ काटा, आखिर में उसकी जान लेने के बाद लाश को बैरिकेड से लटका दिया। क्रूरता की यह हद पार करने वाली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। ये तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे पल भर भी नहीं देख सकता। ये हत्या सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के मंच के बेहद नजदीक हुई। आज सुबह करीब 5 बजे लोकल पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक किसी व्यक्ति को वहां पे बंधक बनाया गया है और उसका हाथ काट रखा है और उसको बैरिकेड के साथ बांध रखा है, जिसके ऊपर हमारा लोकल ड्यूटी ऑफिसर और हमारी लोकल पुलिस मौके के ऊपर पहुंची। उन्होंने देखा कि बंधक जो था वो मृतक हालत में था। सुबह 5 बजे घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां जिस तरह से उस शख्स को मारकर बैरिकेड पर लटकाया गया था, उसे देखकर पुलिस भी सख्ती में आ गई। जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं वो सारी कहानी अपने आप कह रहे हैं। जो स्टेज है, स्टेज से कुछ दूरी पर जो किसान प्रोटेस्ट का स्टेज है, वहां से कुछ ही दूरी पर ये लिंचिंग हुई है, जिसमें उस शख्स को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। उसके हाथ काट दिए गए हैं, बॉडी में जगह जगह इंजरी मार्क के निशान आप साफ देख पा रहे हैं और बाकायदा जो लोग हैं उसका वीडियो भी बना रहे हैं। एक तस्वीर इंडिया टुडे के पास है जिसमें वो शख्स जिंदा था, तड़प रहा है, लेकिन बावजूद उसके लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। पुलिस अभी इस मामले की जांच ही कर रही थी कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में निहंगों की भीड़ जख्मी शख्स को घेर कर खड़ी है और कुछ लोग जख्मी शख्स से पूछताछ कर रहे हैं। जमीन पर पड़े जख्मी शख्स के एक हाथ की कलाई कटी हुई है। वो शख्स तड़प रहा है, लेकिन उसकी मदद करने कोई भी आगे नहीं आ रहा। भीड़ उस शख्स का वीडियो बनाती रही तब तक जब तक कि उस शख्स ने दम नहीं तोड़ दिया। वीडियो में दिखता है कि हत्या से पहले उसके साथ मारपीट की गई और उसे घसीटा गया। वीडियो में निहंगों की भीड़ सरब लोक ग्रंथ की बेअदबी का आरोप लगा रही है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उस वक्त भी वहां काफी संख्या में निहंग जमा थे, जिन्होंने काफी देर तक ना तो मृतक की लाश को उतारने दिया और ना ही पुलिस को कोई जानकारी दी। देखिए, लगभग सुबह 5, सवा 5 बजे पुलिस को इत्तला मिली थी कुंडली थाने में कि एक व्यक्ति के साथ यहाँ पे जिसका हाथ काटा गया है, जिसको फिजिकली असॉल्ट किया गया है, कि जब तक पुलिस मौके पे पहुंची पता लगा उसकी डेथ हो चुकी है। तो इस व्यक्ति का नाम पता लगा है लखबीर सिंह, जो कि जिला तरन तारण का रहने वाला है। लगभग 35 की उम्र है और इसका हमने इसके संबंध में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है 302/34 आईपीसी में। जो डिसीज्ड है उसके डेड बॉडी का बोर्ड द्वारा हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। हत्यारों की क्या पहचान कर ली है आपने? वी हैव सम क्लूज, हमारे पास कुछ हमारे पास लीड्स हैं और कौन है, कितने हैं, क्या हैं, ये मैं भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। ये संयुक्त हमारी जिससे भी जरूरत है बात करने की, उनसे हम बात कर रहे हैं। जिस शख्स के साथ बेरहमी हुई वो पंजाब के तरन तारण के गांव चीमा खुर्द का रहने वाला था।
उसका नाम लखबीर सिंह था और वो मजदूरी करता था। मरने वाला शख्स धरना स्थल पर निहंग सरदारों के टेंट में कई दिनों से रह रहा था, जिसके बारे में दावा है कि वो नशे का आदी था। इस घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें निहंग इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सुने जा सकते हैं। जो कि सिंघू बॉर्डर दे ये पापी ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी जो 10 महीनों तो इत्थे निहंग सिंह दल पंथ बैठे आ ते बाबा बलविंदर सिंह जी उटरा दल वाले उन्होंने धन गुरु ग्रंथ साहब नूं लैके बेअदबी कीती। शाम को इस मामले में एक निहंग सरबजीत सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरबजीत सिंह ने हत्या की जिम्मेदारी भी ली, जिसके बाद पुलिस वायरल वीडियो से सरेंडर करने वाले आरोपी की पहचान कर रही है। लेकिन इस वारदात से किसान आंदोलन सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि किसान प्रदर्शन स्थल के पास होने वाली कोई पहली वारदात नहीं है। इसके पहले भी यहाँ पर रेप और फायरिंग के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने इस नृशंस हत्या की निंदा करते हुए सफाई पेश की। निंदा करते हैं। निंदा तो कौन नहीं करता, वो हमको शत्रु के समर्थक है। उस पर जांच में आ जाएगा कि क्या घटनाक्रम हुई, क्या है, जांच में आ जाएगा। पर जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया वो नहीं कह रहा कि वहाँ पे तो पुलिस पकड़ ले। आपको पता किसने करा, आपको पता है क्या? इस वारदात के बाद किसान मोर्चा निहंग समूह से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये समूह उनके साथ नहीं है तो उन्हें धरना स्थल पर रुकने की इजाजत किसने दी? सिंघू बॉर्डर से अरविंद ओझा और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।